2000 में एक 10 साल की बच्ची क्लारा लेजन ने अपने साइंस क्लास में गलती से बाय मिस्टेक यूं ही टाइम पास करते करते एक नया मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ही डिस्कवर कर दिया। मेरा मतलब है इन्वेंट कर डाला। ये नए मॉलिक्यूल का नाम फिर टेट्रा नाइट्रेट ऑक्सीकार्बन पड़ा और उसके एक्सीडेंटल इन्वेंशन की स्टोरी ने साइंटिस्टों में हंगामा खड़ा कर दिया। अब सच सच बताना फ्रेंड्स, क्या तुमने ये फैक्ट को पहले कभी सुना है? नहीं ना। इनफैक्ट आज की वीडियो में आप जितने भी फैक्ट्स देखोगे या उसके बारे में सुनोगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप में से कई लोगों ने उसके बारे में बिल्कुल भी पहले कभी नहीं सुना होगा। नहीं मानते? तो चलो ये बताओ, थाईलैंड में यूट्यूब आखिर बैन क्यों है? इंडिया के फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे में महात्मा गांधी जी आखिर क्यों नहीं आए थे? और आखिर वो कौन सा देश है जहां आज की तारीख में मास्क पहनना इलीगल है? और यूएसए का एक प्रेसिडेंट आखिर इंसान खाने वाले जापानीज सोल्जर्स के चंगुल में आखिर कैसे फंसा? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, फंसने के बाद आखिर हुआ क्या? इन सभी इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल मिलेंगे। So without wasting any time, let us get started with our today's video. नंबर 1, फ्रेंड्स, क्या आप भविष्यवाणी में बिलीव करते हो? और वो भी किसी अंतर्यामी ज्योतिष या बाबा की नहीं, बल्कि एक लेखक की, राइटर। मां कसम, अब हक्के बक्के बहुत चक्के रह जाओगे जब आप इसकी भविष्यवाणियां सुनोगे तो। अमेरिकन राइटर एडगर एलन पो ने अपनी नॉवेल द नैरेटिव ऑफ आर्थर गॉर्डन पिम ऑफ नैंटुकेट में एक जहाज के तबाह हो जाने पर 4 सर्वाइवर्स की सर्वाइवल स्टोरी बताई, जहां 4 में से 3 सर्वाइवर्स ने भूख प्यास से सर्वाइव करने के लिए चौथे आदमी कैबिन बॉय रिचर्ड पाकर को मार कर खाया। अब ये तो मैं सिर्फ एक स्टोरी थी, लेकिन किंतु परंतु बंधु 46 इयर्स बाद ये कहानी हकीकत में बदल गई। ठीक इसी जहाज की तरह एक यॉट डूबा और उस यॉट में भी सिर्फ 4 लोग ही सरवाइव कर पाए और उन 4 में से 3 लोगों ने भी एक कैबिन बॉय को मारकर अपना भूखा पेट भरा। लेकिन आपकी रूह और भी कांप जाएगी जब मैं आपको वो कैबिन बॉय का नाम बताऊंगा, क्योंकि उस कैबिन बॉय का नाम भी रिचर्ड पार्कर था। अब भाई लोग, मुझे पता नहीं क्या आप इस घटना को सिर्फ एक इत्तेफाक का लेबल देंगे या कुछ और। नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करना मेरे साथ। नंबर 2, ये दिल दहलाने वाली घटना वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान घटी थी, जब यूएसए के 9 एयरक्राफ्ट जापान के चीची जिमा के छोटे से आइलैंड में जाकर क्रैश हुए थे और 9 में से 8 यूएस सोल्जर्स सीधा खूंखार और आदमबख्शी जापानीज सोल्जर्स के चंगुल में जाकर फंस गए थे। और उन 9 सोल्जर्स में से एक सोल्जर यूएसए का फ्यूचर प्रेसिडेंट जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश था। अब फ्रेंड्स, हुआ यूं कि जॉर्ज की क्रैश लैंडिंग आइलैंड के समुद्र में हुई और वहीं बाकियों की आइलैंड के बीचों बीच हुई थी, जिससे वो आसानी से जापानीज सोल्जर्स के पकड़ में आ गए और उनके भोजन का हिस्सा बन गए। पर वहीं जॉर्ज ऊपर वाले के और यूएस सबमरीन की दया से बच निकल पाए और आगे चलकर अमेरिका के 41st राष्ट्रपति भी बने। अब इसको बोलते हैं लक बाय चांस। नंबर 3, टाइटैनिक की डूबती नैया ने टाइटैनिक फिल्म और उसके एक्टर्स को काफी नेम और फेम दिया, लेकिन क्या आपको इस बात की भनक है कि उसने फिल्म की लीड एक्ट्रेस को मूवी क्विट करने पर विवश कर दिया था? केटी विंसलेट, जिन्होंने टाइटैनिक की खूबसूरत रोज का किरदार अदा किया, उन्होंने वाटर सीन्स की शूटिंग के दौरान वेट सूट पहनने से साफ इनकार कर दिया था और उनकी इसी इनकारी ने उन्हें निमोनिया जैसी भयंकर बीमारी दे दी, जिसने उसे टाइटैनिक मूवी आधे में ही क्विट करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन फिर फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर जेम्स कैमेरॉन ने बड़ी मुश्किल से केटी को कन्विंस करके मूवी छोड़ने से रोका। अगर वेट सूट पहन ली होती तो केटी को, जेम्स को और पूरे क्रू को इतनी मगजमारी झेलने की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 4, अब फ्रेंड्स, ये वाला फैक्ट आपके सर को पूरा 360 डिग्री घुमाने वाला है, क्योंकि बात कुछ ये है ना कि हमारे फेवरेट चोको चिप कुकी के इन्वेंटर रुथ वेकफील्ड को चॉकलेट इतना पसंद था कि चॉकलेट की आस और प्यास में उन्होंने अपना इन्वेंशन नेस्ले ट्रोल हाउस को फ्री में बेच दिया, पर एक शर्त पर, और वो शर्त थी कि एक हाथ से दो और एक हाथ से लो, यानी कि कैन यू बिलीव, एक लाइफ टाइम फ्री चॉकलेट सप्लाई फ्रॉम नेस्ले। और बस इस जुगाड़ के बाद नेस्ले भी खुश, रॉथ भी खुश और हम लोग भी खुश। नंबर 5, अब फ्रेंड्स, जहां आज मास्क ना पहनने पर पुलिस ऑफिशियल्स हमें पकड़ के फाइन मारते हैं, वहीं एक जगह पर मास्क पहनने पर लोगों को फाइन भरना पड़ता है। मतलब सोचो जरा, कोरोना के टाइम पे वेयरिंग नो मास्क। और बात तो ये ना भाई कि डेनमार्क दुनिया का एक ऐसा इकलौता देश है जहां मास्क पहनना बैन है। जी हाँ, सही सुना आपने। और सिर्फ फेस मास्क ही नहीं, बल्कि आप यहाँ पर कपड़े से या स्कार्फ से या हेलमेट से या फेक दाढ़ी से भी या बुर्का से या टोपी से किसी भी चीज से अपना चेहरा नहीं ढक सकते हो। और इस बैन के पीछे का लॉजिक पता है क्या है?
वेल, डेनमार्क के ऑफिशियल्स का ये दावा है कि भीड़ भाड़ घटनाओं के दौरान अगर कोई दुर्घटना घट जाए तो विदाउट मास्क सस्पेक्ट को पहचानने में ज्यादा आसानी होती है। वाह 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 भाई वाह। यहाँ तक कि इस महामारी के टाइम पे भी मास्क पहनना बैन था टिल द मंथ ऑफ जून, और फिर WHO हरकत में आ गई और उन्होंने डेनमार्क को फेस मास्क पहनने पर दबाव डाला, और तब जाकर यहाँ के लोग राहत की सांस ले पाए यार। नंबर 6, अब आलोक ये बात है 2006 की, जब थाईलैंड ने YouTube को अपने देश में ब्लॉक कर दिया था। और उस ब्लॉक के पीछे का कारण ये था कि YouTube के किसी वीडियो में थाईलैंड के किंग भूमिबोल अदुल्यदे के चेहरे को 44 सेकंड्स के लिए बिगाड़ दिया था, जो कि थाईलैंड की आन बान शान को ठेस पहुंचाने जैसा था। तो बस थाईलैंड ने YouTube के एक्सेस को ब्लॉक रखा तब तक जब तक वो ये वीडियो को ना हटा दे। और फ्रेंड्स, कैन यू बिलीव इट, पूरे 5 महीनों तक YouTube एक देश में थाईलैंड में ब्लॉक्ड रहा। और फिर हरकत में आते ही YouTube ने वीडियो परमानेंटली डिलीट की और साथ ही राजा बाबू से अपॉलॉजी भी मांगी। नंबर 7, अब मेरे भारतवासियों, क्या आपने कोई भी इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन को बिना जन गण मन के होते हुए देखा है? वेल, तो लेट मी टेल यू, इंडिया के फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे में कोई नेशनल एंथम नहीं गाया गया था, क्योंकि 15 अगस्त 1947 तक इंडिया का कोई नेशनल एंथम था ही नहीं। 24 जनवरी 1950 को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी हुई जन गण मन को ऑफिशियली अडॉप्ट किया एज इंडियाज नेशनल एंथम। और ये गाना दरअसल 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहले कलकत्ता सेशन के इंडियन नेशनल कांग्रेस के असेंबली दौरान गाई गई थी। और एक बोनस फैक्ट ये भी है कि इंडिया के फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे में महात्मा गांधी जी वहां गए ही, उनका कोई लिटरली अता पता ही नहीं था। रीजन ये है क्योंकि उन्होंने किसी भी फेस्टिविटीज में भाग लेने से साफ साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि वो कलकत्ता में हो रहे हिंदू मुस्लिम के दंगे फसाद को पीसफुली सॉल्व करने के लिए खुद 15 अगस्त 1947 को भूख हड़ताल पर थे। और कुछ इस तरह उन्होंने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। नंबर 8, सिंह इज किंग। लोग ऐसे ही नहीं बोलते हैं, और इंडियन हॉकी टीम में तो सिंह वाकई में किंग है, क्योंकि एक जमाने में तो पूरी की पूरी टीम ही सिंहों से भरी हुई थी। और उसी मैच के दौरान एक फॉरेन जर्नलिस्ट ने अपने आर्टिकल में कुछ ऐसा लिखा जिसे पढ़ने वाले भी ना समझ सके। और क्या आप समझ पाएंगे? लेट्स सी। सिंह ने पहल की, एक डिफेंडर को चकमा देने के बाद सिंह ने गेंद सिंह को दिया, जिसने सेंटर स्ट्राइक वाले सिंह को पास किया, और उस सिंह ने रिवर्स फ्लिक करके गोल किया। अब किस सिंह को पास किया और किस सिंह ने गोल मारा, वो सिंह कौन था? किस सिंह ने गोल मारा, वो सिंह कौन था? ये था, वो था, कौन था? कौन था? कौन था? पूछता है भारत। नंबर 9, मेरे पेट लवर्स और पेट ओनर्स, क्या आपके घर में एक पालतू कुत्ता है और क्या आप उसे रोज घुमाने ले जाते हो? चलो अच्छा है, क्योंकि अगर आप रोम में होते और अपने डॉग को रोम कराने नहीं ले जाते तो आपका चालान कट सकता है, और वो भी भारी वाला चालाना $625 का, यानी लगभग 45,000 रुपए। अगर गलती से भी आप दिन में एक बार अपने कुत्ते को रोम में रोम कराने नहीं लेके गए और ये बात किसी पुलिस वाले को पता चल गई तो सीधा 45,000 आपके जेब से गायब, क्योंकि रोम के स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट एनिमल क्रुएल्टी में डॉग्स को हर रोजाना घुमाना कंपलसरी है। और कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो, कहां से हो, या आपकी हालत कुछ ऐसी है, ये सब बहानेबाजी यहाँ पर कतई नहीं चलती। लेकिन इस एनिमल लॉ की पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि रोम वालों को कुत्तों के साथ साथ बिल्ली नहीं बल्कि गोल्ड फिश भी बहुत प्रिय लगती है, और इसीलिए यहाँ के हर एक गोल्ड फिश ओनर के पास स्ट्रिक्टली एक फुल साइज एक्वेरियम होना कंपलसरी है, जहाँ वो आसानी से तैर सके महारानी बनकर। नंबर 10, AK-47, नाम तो सुना ही होगा। इस नाम को नामकरण और जन्म देने वाले इन्वेंटर मिखाइल कालशिनिकोव को ना गाली मत दो, क्योंकि इन सज्जन को तो अपने इस इन्वेंशन पर बहुत ज्यादा पछतावा हुआ था। मरने से पहले मिखाइल ने रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के हेड को एक दुख भरा खत लिखा कि मेरे आत्मा में दर्द असहनीय है। मैं खुद से एक तरह का अटूट सवाल पूछता रहता हूँ कि अगर मेरे इन्वेंशन AK-47 ने लोगों की जान ली है तो मैं मिखाइल कालशिनिकोव लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार हूँ। और इसी दर्द को अपने सीने से लगाकर 2013 में मिखाइल गम से चल बसे। ये सुनकर तो मुझे भी रोना आ रहा है यार। नंबर 11, फ्रेंड्स, आप